जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 का आखिरी चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स पूरा पढ़ेंगे और इसको हम क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में समझेंगे। इसमें मैंने सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स हैं, पी टाइप और एन टाइप क्या है, डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, डायोड में कितने टाइप्स के करंट होते हैं, ड्रिफ्ट करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डायोड देखेंगे कि जीनर डायोड क्या है, एवलांच डायोड क्या है, उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, और इनमें में हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और उसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी को निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने ट्रांजिस्टर के पार्ट को छोड़ा हुआ है क्योंकि नीट और जेई में अब ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हट गया है, लेकिन अगर आप क्लास 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ट्रांजिस्टर का पार्ट आपके लिए अलग से लाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में फर्क क्या है और इसको आप एनर्जी बैंड डायग्राम से एक्सप्लेन करिए। तो पहला है कि कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजिली पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली, और इसमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे अगर इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो रही है, मींस इसका कंडक्टिविटी जो है वो हाई है, इसका कंडक्टेंस जो है वो हाई है। उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके थ्रू पास नहीं होती, तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो 0 होता है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और थर्ड है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के केस में इसका जो कंडक्टिविटी है वो इसे कम है और इसे ज्यादा है, मींस इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसे ज्यादा होगा और इसे कम होगा। तो कंडक्टिविटी जो है वो इसके और इसके बीच में होता है। इसे इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी पर इसे कम और इसे ज्यादा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर, आयरन, मीन्स ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल है पेपर, वुड, रबर, ऐसे। और सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन करें। एनर्जी बैंड डायग्राम मीन्स एनर्जी बैंड डायग्राम, तो एनर्जी, तो ये एनर्जी बैंड क्या है? तो एनर्जी बैंड है कि जैसे जो एटम है, मान लो एटम, तो एटम में सेल्स होते हैं और सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये एटम अकेला है तो हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो एक ही होगा, पर यही अगर एटम्स अगर करोड़ों में है या लाखों में है, जैसे इस सब्सटेंस में एटम्स जो है वो करोड़ों में है, तो अब जब बहुत से एटम्स पास में आएंगे, जैसे इस सब्सटेंस में तो करोड़ों एटम्स हैं, तो जब ये एटम्स पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो पहले एक थी अब चेंज होगी। अब जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक नहीं है। तो एटम्स तो करोड़ों हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी करोड़ों होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज्यादा हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो बढ़ गई और कुछ की कम हो गई। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई और कुछ की घट गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो करोड़ों में है, तो एनर्जी भी जो है वो करोड़ों में होगी और ये बहुत पास होगी ऐसे। इसी को हम कहते हैं बैंड। दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव फॉर्म ए एनर्जी बैंड।
तो इस बैंड का कुछ रेंज होता है, यानी इसी एनर्जी से इसी तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो दो टाइप की बैंड होती हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में फर्क क्या है? वैलेंस बैंड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली सेल में है, उन सब की कुछ एनर्जी है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें होते हैं। वैलेंस बैंड मतलब जो बाहर वाले सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस एनर्जी बैंड में है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें पाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी एनर्जी रेंज में है। अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी अगर देंगे तो ये अपने बाहर वाले सेल्स को छोड़ के बाहर में आते हैं, तो ये बाहर जब आए तो ये इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ने वैलेंस बैंड को छोड़ के वो कहां पे आ गया? वो आ गए कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, और वैलेंस बैंड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाली सेल्स में है। तो कंडक्टर के केस में ये बैंड जो है वो ओवरलैप होती है ऐसे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप होती है। इंसुलेटर के केस में वैलेंस और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है, और ये गैप जो है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। और सेमी कंडक्टर के केस में बैंड गैप तो होता है, इसको हम बैंड गैप कहते हैं, बैंड गैप ईजी। ये ईजी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमी कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बैंड गैप तो होगा, पर ये गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में होता है। तो यहां पर हो गया वैलेंस बैंड, यहां हो गया कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो एग्जाम में आपको इतना लिख के आना, ये डायग्राम और ये डायग्राम। और इसके साथ जो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, इट कांट पासेस थ्रू इंसुलेटर एंड इट्स, और सेमी कंडक्टर के केस में इसके बीच में होता है। अभी जो हमने बैंड गैप पढ़ा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है, तो सिलिकॉन के केस में वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में वो 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एन टाइप और पी टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं कि होल्स हैं? तो पहले हम समझते हैं कि ये एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है। तो सेमी कंडक्टर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर या इंट्रिंसिक, और एक होता है इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक। तो प्योर सेमी कंडक्टर का एग्जांपल हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है, कंडक्टिविटी इज लेस। जबकि इम्प्योर के केस में या एक्सट्रिंसिक के केस में जो सेमी कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो हाई होती है। तो हम यहां से यहां पर कैसे आते हैं? तो प्योर से इम्प्योर तक आने के लिए हम प्योर में कुछ सब्सटेंस बाहर से ऐड करते हैं। तो प्योर से इम्प्योर तक हम कैसे आएंगे? इसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज। और ये इम्प्योरिटीज का एक नाम और है डोपेंट। तो हम जब प्योर में डोपेंट को ऐड करेंगे, डोपेंट PNT, ठीक है, तो हम जब इम्प्योर में डोपेंट को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो हम जो ऐड कर रहे हैं वो है डोपेंट है, और इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो जो एक्सट्रिंसिक जो फॉर्म हुआ ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है P टाइप और एक होता है N टाइप। जिस P और N टाइप की
यहाँ पे बात हो रही है वो कैसा है, एक्सट्रिंसिक है। अब पी टाइप कैसे हुआ फॉर्म और एन टाइप कैसे हुआ फॉर्म। तो हम जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर वो ट्राईवैलेंट हो, अगर वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हुआ, तो जो सेमी कंडक्टर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पी टाइप होगा। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल हुआ एल्यूमिनियम, बोरॉन। तो इन एलिमेंट्स के जो सबसे बाहर वाला सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इनका नाम क्या है, ट्राईवैलेंट। ट्राई मीन्स 3, इसके बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो कैसा सेमी कंडक्टर फॉर्म होगा, पी टाइप। अब आप ट्राई वैलेंट के प्लेस पे अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज अगर ऐड करोगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, तो अब आप अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करोगे तो जो सेमी कंडक्टर फॉर्म होगा वो होगा एन टाइप। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मीन्स क्या हुआ, जिसके वैलेंस सेल में, जिस एटम के सबसे बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एग्जांपल हो गया फॉस्फोरस या आर्सेनिक। तो इन एटम्स के बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो फॉर्म होगा एन टाइप। तो पी और एन का फॉर्मेशन आप समझ गए। अब समझते हैं कि ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि एन टाइप में आप बाहर से पेंटावैलेंट एटम को ऐड कर रहे हो। तो मान लो ये सिलिकॉन क्रिस्टल था, सिलिकॉन प्योर सेमी कंडक्टर था। तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है, एक सिलिकॉन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। हर बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 बॉन्ड है यहां पर, ठीक है। इस प्योर सेमी कंडक्टर में हम अगर बाहर से फॉस्फोरस एटम अगर डाल रहे हैं, फॉस्फोरस या आर्सेनिक एटम, तो इसके बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि एक एसआई एटम के प्लेस पे यहां पे फॉस्फोरस आ गया, तो ये बगल के 4 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, पर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका बच गया, क्योंकि इसके बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थी, 5 में से 4 ने बॉन्ड फॉर्म किया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ऐसे फॉस्फोरस एटम्स तो बहुत हैं, इसीलिए इस सेमी कंडक्टर में इसको ऐड करने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो गया है। तो फ्री हो गया, अभी ये बाहर आ गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब एन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एन टाइप। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा है, इसीलिए जब आप बाहर से अगर कोई सप्लाई अगर इसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट जो है वो फ्लो होता है, और उसमें उस करंट का ज्यादा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है इलेक्ट्रिक करंट के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एन टाइप में मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, और माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में है वो होल्स है। अब ये होल्स मीन्स क्या हुआ, मान लो कि सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच एक बॉन्ड था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था इसका, एक था इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह को छोड़ के मान लो किसी भी कारण से बाहर आ गया, तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो इस वैकेंसी पे चार्ज कैसा होगा, प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि
पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज कैसा था, निगेटिव था। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस जगह को छोड़ के हट गया तो यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस का। इसी वैकेंसी का नाम है होल्स। तो एन टाइप में होल्स जो है बहुत ही कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं। वहीं आप अगर पी टाइप में अगर देखो तो पी टाइप में सिलिकॉन का एटम है, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है मान लो, प्योर सेमीकंडक्टर का ये क्रिस्टल है मान लो, तो हमने इसमें बोरोन या आर्सेनिक को ऐड किया। तो बोरोन और आर्सेनिक को जब हमने इसमें ऐड किया तो इसके बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो कि एक बोरोन एटम यहां पे आ गया। क्योंकि ये एक क्रिस्टल है तो सिलिकॉन जो है वो चारों ओर होंगे, तो बोरोन के बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, पर एक बॉन्ड जो है वो टूट गया क्योंकि इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है पर यहाँ पे होल हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे बोरोन एटम्स तो बहुत है, इसीलिए जो ये होल या वैकेंसी जो क्रिएट हुआ ये बहुत होते हैं। तो इस वैकेंसी में चार्ज कैसा होता है, प्लस का होता है, और इसी का नाम क्या है, होल्स है। तो पी टाइप के केस में हम अगर बाहर से अगर सप्लाई अगर देंगे तो इस सेमी कंडक्टर से जो करंट पास होगा उसमें होल्स के कारण करंट जो है वो ज्यादा होता है। इसीलिए पी टाइप के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स है और माइनॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। तो प्योर टाइप सेमी कंडक्टर में ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच बैंड गैप या एनर्जी गैप इजी होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर आना है तो उसको इजी एनर्जी देनी होगी, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होगा और वो यहां से यहां पर आ पाएगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अलावा एक और एनर्जी लेवल फॉर्म होता है और इस एनर्जी लेवल का नाम है डोनर एनर्जी लेवल। ये डोनर एनर्जी लेवल कहां से आया, तो हम जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर में ऐड करते हैं तो हमने देखा था कि ये मान लो कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो एक सिलिकॉन के प्लेस पे मान लो कि फॉस्फोरस आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी जो है वो यहां पे होती है। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है उसको हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर है। अब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा भी एनर्जी अगर दोगे तो वो अपने एटम को छोड़ के फ्री हो जाती हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गई तब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ गई, कंडक्शन बैंड में आ गई। पहले इलेक्ट्रॉन्स को जब कंडक्शन बैंड में आना था तो उसको इतना एनर्जी का काम था, अब इलेक्ट्रॉन्स को बस इतना एनर्जी का काम है कंडक्शन बैंड में आने के लिए, क्योंकि डोनर एटम्स ने एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट किया जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और इसके कारण कंडक्शन बैंड में अब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एन टाइप की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। अब हम अगर पी टाइप में आए तो पी टाइप में एक नया एनर्जी लेवल आता है जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, और इस एनर्जी लेवल का नाम है एक्सेप्टर
एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां से आया? तो आप अगर ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटीज इस सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करोगे, जैसे आपने अगर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में बोरोन अगर ऐड किया, तो बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म किए और एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं हुआ, तो यहां पर आ गया वैकेंसी आ गया। तो यहां जो वैकेंसी है वो पास वाली इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। तो इस वैकेंसी, इस होल का जो एनर्जी लेवल है वो यहां पे है। तो यहां पर होल्स हैं। अब इन होल्स को कौन फिल करेगा? इन होल्स को फिल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है। तो वैलेंस बैंड के अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां अगर आएंगे तो यहां पर होल आ गया। अब इन होल को कौन फिल करेंगे? जो नीचे वाले बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, यहां पे होल आ गया। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले यहां से यहां पर आना था, अब इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट एबव आना है और ये एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली जंप कर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में आते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होता है। और ये जो होल्स हैं वो सेमी कंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो एन टाइप में यहां पे आ रहा था डोनर एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे जो इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में आ रहे थे। और पी टाइप में जस्ट एबव द वैलेंस बैंड एक नया एनर्जी लेवल फॉर्म होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और इसमें जो है वो होल्स होते हैं और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली जंप करके इन होल्स को फिल करते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसका वर्किंग, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है? तो पहला कि यहाँ पे पीएन जंक्शन मतलब यहाँ पी और एन का एक जंक्शन है। तो आप अगर एक पी टाइप सेमी कंडक्टर अगर लो, तो पी टाइप में हमने पढ़ा था कि होल्स जो है वो मेजोरिटी में होते हैं। तो होल्स अगर मेजोरिटी में है मतलब ये पी टाइप है, ठीक है। तो पी टाइप में तो होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजोरिटी में है और होल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें ज्यादा होते हैं और होल्स जो है इसमें कम होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो आप अगर पी और एन को अगर जोड़ अगर हो, तो हमने अगर पी और एन को मिला दिया तो फॉर्म हुआ पीएन जंक्शन। एक साइड पी है और एक साइड एन है। इस साइड होल्स ज्यादा है, पी मीन्स पॉजिटिव, होल्स का चार्ज ऐसा है प्लस का है। इस साइड होल्स ज्यादा है और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब होल्स चाहेगा हम इलेक्ट्रॉन्स की ओर है, इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा हम होल्स की ओर है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो जब होल्स इस ओर आएगा और इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आएगा, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया और इस साइड होल्स का कमी हो गया। तो जब होल्स का कमी हुआ तो इस साइड चार्ज कैसा हो गया? माइनस हो गया। और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया तो इस साइड चार्ज कैसा होगा? प्लस का। तो प्लस और माइनस चार्ज अगर है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब अगर होल्स चाहेगा हम यहां से यहां आए, हम अगर पी से एन साइड आए, तो उस होल्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा इस ओर और इसको इस साइड आने से रोकेगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स एन से पीपी की ओर आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकता है। तो जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ्यूजन को अब रोक रहा है, यानी करंट जो पास होना चाह रहा है उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी है तो हमें ये बात पता है कि प्लस की पोटेंशियल जो है वो हमेशा ही एन से ज्यादा होती है। तो यहां का पोटेंशियल यहां से ज्यादा हो गया। तो ये जो पोटेंशियल है
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस अब होल्स को इस ओर आने से रोक रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को इस ओर आने से रोक रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर या जंक्शन पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मीन्स रुकावट, यानी ये जो पोटेंशियल है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को रोक रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल बैरियर। तो सिलिकॉन डायोड के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम डायोड के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। तो हम अगर सिलिकॉन का P और N अगर लेंगे तो ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। और इस रीजन का नाम है, जहां पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह का है नाम डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। तो हमने समझा पोटेंशियल बैरियर क्या है। एन साइड की पोटेंशियल जो है वो P से ज्यादा होती है और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो ये हो गया ऐसे, ये है P साइड और ये है N साइड और बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस V0 का है। ये V0 जो है वो पोटेंशियल बैरियर है और ये सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट का है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का होता है। तो अब अगर होल्स को यहां से यहां अगर आना है तो उसको इस पोटेंशियल बैरियर को पार हुआ करना, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां आना है तो उसको इस बैरियर को पार करना होगा। अब पीएन जंक्शन समझने के बाद अगर आप इस पीएन जंक्शन को सप्लाई से कनेक्ट करते हो, ऐसे ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो बनता है डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को सप्लाई हम अगर देंगे तो अगर सप्लाई का प्लस अगर पी पे है और सप्लाई का अगर माइनस अगर एन पे है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉरवर्ड बायस क्या है। तो फॉरवर्ड बायस मतलब सप्लाई का प्लस जो है वो पी पे आएगा और सप्लाई का माइनस जो है वो एन पर आएगा। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। अगर सप्लाई का अगर माइनस अगर पी पे आए, सप्लाई का अगर माइनस अगर पी पे आए और प्लस अगर एन पे आए तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। तो डायोड का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। अब इस डायोड का एक साइड हो गया प्लस और एक साइड माइनस हो गया। तो एग्जाम में इस डायोड का साइन भी आता है कि डायोड को हम कैसे दिखाते हैं, तो ये ऐसे हो गया। अब ये हो गया पी साइड, ये हो गया एन साइड। अगर पी को हम सप्लाई का अगर प्लस अगर दे देंगे तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। वही हम अगर सप्लाई का अगर प्लस देंगे एन को और माइनस पी को देंगे तो ये रिवर्स हो गया बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड जो है वो ऑन रहता है हमेशा। इसको ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस के केस में इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, करेंट इस डायोड से पास होता है हमेशा, मतलब इट कंडक्ट्स। और अगर डायोड अगर रिवर्स बायस अगर होता है तो इट डज नॉट कंडक्ट, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब इट इज ऑफ। ऑफ मतलब क्या, करेंट के पास नहीं करता है। रिवर्स बायस में डायोड से करंट पास नहीं होता और फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड से करंट पास होता है। तो हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक पी टाइप लो और एक एन टाइप लो। जो जंक्शन फॉर्म होगा वो पीएन जंक्शन डायोड है। बीच में बैरियर पोटेंशियल होता है। और फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। फॉरवर्ड बायस में दिस करंट विल पास एंड रिवर्स बायस में
करंट विल नॉट पास। डायोड के केस में एक बात का और ध्यान रखना कि ये तो डायोड था और इस डायोड का कुछ बैरियर पोटेंशियल था वीओ। अब हम अगर इस डायोड को फॉरवर्ड अगर बायस करेंगे तो ये बैरियर पोटेंशियल जब वो कम हो जाता है, यानी ये घट जाता है। तो ये अगर पोटेंशियल अगर घट गया तो अब ज्यादा होल्स जो है वो जंक्शन को पार करके एन की ओर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की ओर आएंगे, तो करंट जो है वो ज्यादा पास होता है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होता है और रिवर्स बायस के केस में बैरियर पोटेंशियल जो है वो और बढ़ जाता है। तो बैरियर पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो ये ऐसे हो गया, तो अब ये हाइट और बढ़ गया, तो अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्यूजन जो है वो कम होता है और करंट जो है अब इसे पास नहीं होता और दिस डायोड बिहेव्स एज ऑफ। एक बात और ध्यान रखो कि फॉरवर्ड बायस के केस में मान लो ये पीएन जंक्शन है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में इस रीजन का नाम क्या था? डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, और इसका जो विड्थ है उसका नाम है डिप्लीशन विड्थ। तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये जो विड्थ है वो कम हो जाता है और रिवर्स बायस के केस में ये विड्थ जो है वो बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये विड्थ जो है वो कम हो गया और रिवर्स बायस के केस में ये विड्थ जो है वो बढ़ जाता। तो फॉरवर्ड बायस में क्या क्या हुआ? एक तो ये विड्थ हो गया कम, सेकंड की पोटेंशियल बैरियर जो था वो कम हो गया, थर्ड की डिफ्यूजन करंट जो है वो बढ़ गया। रिवर्स बायस के केस में ये विड्थ जो है वो बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ गया और डिफ्यूजन जो है वो कम हो गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग का कंसंट्रेशन जो है वो कितना होता है। तो ये डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है? तो जैसे कि ये पीएन जंक्शन है मान लो, तो एक साइड पी है और एक साइड एन है, तो ये पी साइड कैसे हुआ फॉर्म? हमने सिलिकॉन में ऐड किया, बोरॉन को ऐड किया। तो हम अगर हर 10⁶ सिलिकॉन एटम में अगर एक बोरॉन को अगर ऐड कर रहे हैं तो उसी को कह रहा है ये डोपिंग कंसंट्रेशन। तो ये होता है 1:10⁶, मतलब हर 10⁶ एटम्स सिलिकॉन में हम एक बोरॉन को ऐड कर रहे हैं और उसे जो सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ वो पी टाइप है, ठीक है। सिमिलरली एन टाइप में हम 1:10⁶ में ऐड करके उसको एन टाइप फॉर्म करते हैं। अगला है कि डायोड का कटिंग वोल्टेज या नी वोल्टेज क्या है और सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में उसकी वैल्यूज क्या है। तो डायोड का कटिंग वोल्टेज क्या है? तो आप अगर बाहर से सप्लाई अगर अप्लाई करोगे तो ये डायोड तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक ये कोई खास वैल्यू पार ना हो, यानी जब तक आप बाहर से एक खास वोल्टेज से ज्यादा इस डायोड को नहीं लोगे, ये डायोड जो है वो ऑन नहीं होता। और उस खास वोल्टेज का नाम है नी वोल्टेज। तो सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। तो ये नी वोल्टेज कहां से आ रहा है? तो मैंने कहा था कि जंक्शन पे पोटेंशियल बैरियर होता है, जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर होता है और सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट का होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का होता है। जब तक कोई बाहर से सोर्स इस वोल्टेज को पार नहीं करता तब तक डायोड में कोई करंट पास नहीं होता। इसी वोल्टेज का नाम है नी वोल्टेज चाहे कटिंग वोल्टेज। अब एक पीएन जंक्शन डायोड में करंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है डिफ्यूजन और एक है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट जो है वो P to N साइड होता है और ड्रिफ्ट
करंट जो है वो N से P साइड होता है। तो इसकी डायरेक्शन है P टू N और उसकी है N टू P। दोनों में फर्क क्या है? तो हमने देखा था कि PN जंक्शन ये है, मान लो ये है P साइड और ये है N साइड, तो बीच में एक पोटेंशियल बैरियर आता है। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, क्योंकि इसमें जो है कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता। फ्री चार्ज कैरियर्स मीन्स क्या? जैसे यहां पर चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो शुरुआत में होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स की ओर आएंगे। तो यहां पे आएगा प्लस चार्ज और यहां पे आएगा माइनस चार्ज। तो इस चार्ज सेपरेशन के कारण जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है N से P की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर कोई होल इस रीजन में हुआ तो वो उस होल को इस ओर धक्का देगा, और अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस रीजन में कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं है, इसीलिए इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस जंक्शन पे कौन कौन से करंट है, तो इस जंक्शन पे दो करंट है, एक है डिफ्यूजन और एक है ड्रिफ्ट। तो आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण N साइड की पोटेंशियल P साइड से ज्यादा होगी, और ये पोटेंशियल बैरियर जो है अब होल्स को P साइड से N साइड में नहीं आने दे रहा और इलेक्ट्रॉन्स को N से P साइड नहीं आने दे रहा। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन को रोक रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर कुछ होल्स जो हैं जिनकी एनर्जी जो है इतनी हाई होती है कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को पार करके P से N साइड आते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो इस फील्ड को पार करके N से P साइड में आते हैं। तो जब होल्स यहां से यहां आए और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर आए, तो पोटेंशियल बैरियर के होते हुए भी कुछ डिफ्यूजन हो रहा है। तो कुछ डिफ्यूजन अगर हो रहा है मीन्स पोटेंशियल बैरियर के होते हुए भी कुछ डिफ्यूजन करंट इस जंक्शन से पास हो रहा है, और उसका डायरेक्शन कहां होगा? होल्स पे चार्ज कैसा है? प्लस है, तो प्लस चार्ज जो है वो जा रहा है P से N की ओर, इसीलिए डिफ्यूजन करंट जो है वो P से N की ओर होती है। अब ये ड्रिफ्ट करंट क्या है? तो इस रीजन को हम कह रहे हैं चार्ज फ्री रीजन या डिप्लीशन रीजन। इस रीजन में कोई फ्री चार्जेस नहीं होते, लेकिन थर्मल कोलिजन के कारण एटम्स जो है वो लगातार वाइब्रेट होते हैं। तो थर्मल कोलिजन के कारण अगर दो एटम अगर टकरा गए तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ के बाहर आ जाए। तो बाहर अगर वो आ गया मीन्स इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो गया। तो फ्री अगर इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हुए। अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अगर क्रिएट अगर हो रहे मतलब होल पे फोर्स एक्ट होगा इस ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस ओर है, और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्ट होगा इस ओर। तो जब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पेयर अगर थर्मल कोलिजन से जनरेट अगर हो रहे हैं, तो होल्स आएंगे इस ओर, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस ओर, और इस रीजन में कोई फ्री चार्ज नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अगर आ रहा है तो होल्स इस ओर आ रहा है, तो ये होल्स अगर इस ओर अगर है तो करंट की डायरेक्शन इस जंक्शन पे N से P की ओर होगी, इसीलिए ड्रिफ्ट करंट जो है वो N से P साइड होता है, और डिफ्यूजन करंट जो है वो P से N होता है। एट ए गिवन टेम्परेचर जितना डिफ्यूजन करंट इस जंक्शन को पार करके P से N जाता है, उतना ही ड्रिफ्ट करंट N से P आता है। तो इस जंक्शन को नेट चार्ज कितना पास कर रहा है? 0। इसीलिए एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए अनबायस्ड, मतलब बाहर से हम अगर कोई
सप्लाई अगर नहीं दें तो एक अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड में नेट करंट जो है वो जीरो होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है और डायरेक्शन जो है वो उल्टा होता है। अब हम अगर इस डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस अगर करें, तो हम अगर इस डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस अगर करें तो इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है वो कम हो गई। पहले ये हाइट ज्यादा थी, अब इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो गई। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम होने से अब ज्यादा होल्स जो है इस जंक्शन को पार करके एन साइड में आएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इस जंक्शन को पार करके पी साइड में आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस करने से डिफ्यूजन करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, पहले से बहुत हाई हो गई। लेकिन क्या ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज आएगा? तो ये ड्रिफ्ट करंट जो आ रहा है वो एटम्स के वाइब्रेट होने से आ रहा है। एटम्स वाइब्रेट हो रहे हैं, टकरा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट हो रहा है। तो फॉरवर्ड बायस करने से एटम्स के वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं आया और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर के जनरेशन रेट में कोई चेंज नहीं आया और जिसके कारण ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं आया। तो पहले ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन जो है वो सेम था, अब जो है वो डिफ्यूजन बहुत हाई हो गया और ड्रिफ्ट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट करंट जो है वो अब पी से एन की ओर होगा, क्योंकि अब डिफ्यूजन का मैग्नीट्यूड जो है बहुत हाई हो गया है। और वही हम अगर इस डायोड को अगर रिवर्स बायस अगर करें तो रिवर्स बायस के केस में ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो और हाई हो गया। तो पोटेंशियल बैरियर अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में डिफ्यूजन जो है अब और कम होगा, मतलब डिफ्यूजन करंट जो है अब पहले से कम हो गया। लेकिन ड्रिफ्ट करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एटम्स के वाइब्रेशन में कोई फर्क नहीं हुआ। तो अब ड्रिफ्ट करंट सेम है और डिफ्यूजन जो है वो कम हो गया है। तो नेट जो है वो ड्रिफ्ट करंट ही होगा और उसका डायरेक्शन जो है वो एन से पी की ओर होगा। तो रिवर्स बायस के केस में जंक्शन से जो करंट पास होता है वो एन से पी की ओर होता है और वो करंट जो है वो ड्रिफ्ट है। लेकिन इस करंट का मैग्नीट्यूड जो है बहुत कम होता है। रिवर्स बायस में डायोड से जो एन से पी की ओर जो करंट आ रही है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम होती है। वही फॉरवर्ड बायस के केस में जो पी से एन करंट आ रही है वो मिली एम्पियर में होती है। तो ये करंट देख रहे हो कि इसे बहुत हाई है, इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के केस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस के केस में ए वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू एन टू पी साइड एंड दिस current is so small that it can be neglected, and in ideal case we say that the current from n to p side is zero and from p to n is very high। means एक आइडियल केस में n to p साइड करंट जो है वो जीरो होता है और p से n जो है वो बहुत हाई होता है। अभी हम देखेंगे डायोड का BI कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें फॉरवर्ड बायस के केस में करंट जो है बहुत हाई होता है और मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस के केस में ये बहुत कम होता है और माइक्रो एम्पियर में होता है। डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? ये अगर डायोड अगर है और इस डायोड के एक क्रॉस आप अगर सप्लाई दो तो जो करंट इस डायोड से पास होगी वो I और V के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मान लो V है इधर और इस साइड I है और I की वैल्यू किसमें है? मिली एम्पियर में और ये वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.7 वोल्ट है, ठीक है। और 0.7 वोल्ट के बाद 0.1 वोल्ट
1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा भी था कि 0.7 वोल्ट तक डायोड से कोई करंट पास नहीं होता। तो 0.7 वोल्ट तक आप अगर सप्लाई इस डायोड को अगर दोगे तो डायोड से करंट जो है वो 0 होता है, और 0.7 वोल्ट के अगर बाद जाओगे तो इसमें करंट जो है वो ऐसे बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक। वाई एक्सिस के इस साइड जो है वो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस क्यों? क्योंकि सप्लाई की प्लस जो है वो पीक हो गई और माइनस जो है वो एन हो गई। वी का साइन कैसा यहाँ पर प्लस है, प्लस मतलब फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू लिखो 10 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर। और वाई एक्सिस के इस साइड जो है वो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस क्यों? क्योंकि अब बी का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव साइन मतलब अब प्लस जो है वो एन पर है और माइनस जो है वो पी पे है। तो रिवर्स बायस के केस में करंट जो है वो डायोड जो है वो ऑफ होता है या बहुत ही कम करंट उसे पास होता है। तो बहुत कम पास होता है, तो ये देखो ये वैल्यू जो है बहुत कम है, ये वैल्यू जो है बहुत कम है ना। देखो यहां पर ये हाई है और यहां ये बहुत ही कम ही है वैल्यू। तो ये सब जो है वो रिवर्स बायस वोल्टेज है। -0.1, -0.2, -0.3। तो ये करंट जो है बहुत ही कम है यहां पर। तो आप जब एक इसी टाइप से अगर इस एक्सिस के लेफ्ट अगर जाओगे तो एक टाइम के बाद जो है इस डायोड का करंट जो है बहुत हाई होता है। देखो यहां तक करंट जो था बहुत कम था और एक टाइम के बाद जो है इस डायोड का करंट बहुत हाई हो गया। तो जिस पॉइंट पर करंट ये हाई हुआ उस पॉइंट का नाम है ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। ब्रेकडाउन, इस पॉइंट पर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया। इस रिवर्स बायस वोल्टेज पर डायोड में ब्रेकडाउन आ गया। तो पहला बात ये है कि डायोड में ब्रेक डाउन जो है हमेशा ही रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में एक खास वोल्टेज के बाद डायोड का करंट जो है बहुत हाई होता है और उसी पॉइंट को कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डायोड। और जिस वोल्टेज पर डायोड ब्रेक डाउन हुआ उस वोल्टेज का नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन की खासियत यह है कि एक बार अगर डायोड में ब्रेक डाउन अगर हो गया तो डायोड के एक क्रॉस में वी जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब यहां तुम अगर इस ग्राफ पे अगर ध्यान अगर दो तो यहां पर वी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आई की वैल्यू यहां बढ़ रही है। मतलब ब्रेक डाउन के बाद भी में कोई चेंज हुआ नहीं और आई जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ डायोड। तो एग्जाम में अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर दिखाना अगर है तो ये सारा कर्व एग्जाम बनाना, एग्जाम में ये कर्व कैसे बनाना, यहां तक 0 होगा, फिर ये करंट ऐसे होगा। रिवर्स बायस के केस में करंट जो है बहुत कम होगा और एक खास वोल्टेज के बाद इसमें ब्रेक डाउन आएगा। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस और ये हो गया ब्रेक डाउन। और यहां पर 0.7 वोल्ट होता है इन द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। सो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो अगला है गिनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है और वर्किंग क्या है। सेकेंड है कि गिनर डायोड फॉरवर्ड की रिवर्स बायस में ऑपरेट करता। और थर्ड है कि जीनर ब्रेकडाउन और एवलॉन्च ब्रेकडाउन में फर्क क्या है। जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो वर्क्स इन रिवर्स बायस। इट इज डिजाइंड टू वर्क इन रिवर्स बायस। अब जीनर डायोड में होता है क्या, मान लो ये जीनर डायोड है, मान लो कि ये जीनर डायोड है और इस डायोड को हमने रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस दिया तो ये कुछ ऐसा होगा। अब जीनर डायोड में होता है क्या कि एक खास रिवर्स बायस वोल्टेज पर इस डायोड में ब्रेकडाउन होता है। अब इस डायोड में ब्रेकडाउन जब हो गया तो अब इस डायोड के एक क्रॉस भी जो है वो कांस्टेंट रहता। तो जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसके जो कि ब्रेकडाउन में काम करता है और ब्रेकडाउन के बाद उसके एक क्रॉस जो है वो
वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब एग्जाम में जीनर डायोड के बारे में लिखकर उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके कि इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, आप ये डायग्राम एग्जाम में बनाना कि ये जो है वो कौन सा डायोड है, जीनर डायोड, और इसके एक क्रॉस में लोड है आरएल। तो इसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना। देखो ये रिवर्स बायस में सप्लाई का प्लस जो है वो यहाँ पे आ रहा है और सप्लाई का माइनस जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और तो ये डायोड जब एक खास वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन में हो गया तो अब इसके एक क्रॉस में भी जो है अब कांस्टेंट हो गया, मतलब तो ये अब चेंज भी हो गया। तो इसके एक क्रॉस में वी जो है वो चेंज नहीं होगा, और वी अगर चेंज नहीं अगर होगा तो इस लोड के एक क्रॉस में कोई वोल्टेज में चेंज नहीं होगा। तो ये है काम जीनर डायोड का, इट एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर। सेकेंड है कि ये ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन है करता। अब मान लो कि ये वी जो है वो एकदम से बढ़ गया, तो एकदम से अगर बढ़ गया तो इस लोड के एक क्रॉस जो है वो वी चेंज नहीं होगा, और वी अगर चेंज नहीं होगा तो इस डिवाइस में कोई डैमेज नहीं होगा। थर्ड है कि इट एक्ट्स एज रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, यानी इसके एक क्रॉस तो वी कांस्टेंट है, जिस पॉइंट पर ब्रेक डाउन हो रहा है, यह है बीआई कैरेक्टरिस्टिक। जिस पॉइंट पर ब्रेक डाउन हो रहा है इस वोल्टेज को हम कह रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज, यानी अब लोड के एक क्रॉस में ये वी जो है अब कांस्टेंट है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस जीनर डायोड। तो थर्ड क्वेश्चन है कि जीनर ब्रेकडाउन क्या है और एवलांच ब्रेकडाउन क्या है। तो जीनर डायोड में जो ब्रेक डाउन होता है जिस मैकेनिज्म से होता है, उस मैकेनिज्म का नाम, उस प्रोसेस का नाम है जीनर ब्रेकडाउन। और एवलांच डायोड में जो ब्रेकडाउन जिस मैकेनिज्म से होता है उस मैकेनिज्म का नाम है एवलांच ब्रेकडाउन। तो अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जीनर ब्रेकडाउन क्या है और एवलांच ब्रेकडाउन क्या है। पहला बात कि दोनों ही ब्रेक डाउन है। तो ब्रेक डाउन है मतलब दोनों ही जो है वो रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता। तो एक बार अगर ब्रेक डाउन अगर हो गया तो वी जो है वो कांस्टेंट रहेगा और करंट आई की वैल्यू बहुत हाई होगी और वी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जीनर ब्रेक डाउन कब होता है? तो जीनर ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन में करंट जो है बहुत हाई होती है। तो करंट अगर बहुत हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है वो जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो जनरेट होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण ब्रेकडाउन वोल्टेज पर करंट जो है बहुत हाई होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे जनरेट होते हैं? तो वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जीनर ब्रेकडाउन जो है वो वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खिंच जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम्स के बाहर वाले सेल से खींच के अगर बाहर अगर आ गए तो यहाँ पर होल हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण करंट जो है वो हाई हो जाता है। तो अगर ब्रेक डाउन ऐसे हो तो इसका नाम है जीनर ब्रेकडाउन। और अगर रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एवलांच ब्रेकडाउन के केस में रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर फोर्स एक्ट होता है और इस फोर्स के कारण वो मूव होना स्टार्ट हुए। तो ये जब मूव होना स्टार्ट हुए तो ये एटम से टकराते हैं। तो ये जब एटम से टकराए तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेल को छोड़ के बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो यहाँ पर होल्स हो गया। तो इस टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो कॉलिजन के कारण जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी से आ रहा है, अगर ऐसे हो तो उसको हम है कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और अगर डायरेक्ट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इलेक्ट्रॉन्स अगर खिंच जाए तो उस प्रोसेस को है वो बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो दोनों में आ रहे हैं पर मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग है। अब ये 3 पॉइंट आप एग्जाम के लिए ध्यान में रखो। एक है जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में फर्क क्या है। पहला कि ये लो
रिवर्स बॉल टेस्ट पे होता है और ये हाई रिवर्स बॉल टेस्ट पे होता है। मतलब आप अगर रिवर्स बाईपास अगर आओगे तो पहले होगा जीनर और बाद में होगा एवलॉन्च, ये हाइट होता है। सेकंड है कि ये हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है। हैवली डोप मीन्स उसमें पी और एन टाइप इम्प्यूरिटीज जो है वो ज्यादा है, और ये जो है वो लाइटली डोप जंक्शन पे होता है। लाइटली डोप मीन्स जिसमें पी और एन टाइप इम्प्यूरिटीज जो है वो कम है। और थर्ड है कि ये थिन डिप्लीशन रीजन में होता है जिसका विड्थ जो है वो कम हो। जैसे ये पी और एन था तो ये विड्थ जो है वो कम हो, ये उसमें होता है, और ये जो है वो वाइड डिप्लीशन रीजन में होता है। ऐसा पीएन जंक्शन जिसका ये विड्थ ज्यादा हो। और चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि इन डिजिनर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होते हैं, और इसके कारण करंट जो है वो हाई होता है, और इस ब्रेकडाउन का नाम है डिजिनर ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्ट होता है। उस फोर्स के कारण वो एटम से टकराते हैं, और उस टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं, और इस मैकेनिज्म का नाम है एवलांच ब्रेकडाउन। तो ये 4 पॉइंट आप एग्जाम के लिए ध्यान रखो। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, उसकी रिपल फैक्टर कैसे आएगी, और उसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो है वो 40.6 होता है। उसका रिपल फैक्टर जो है वो 1.21 होता है, और उसकी पीआईवी जो है वो वीएम होती है। पीआईवी का फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा, पी इनवर्स वोल्टेज होता है। तो इसे आप ध्यान रखना। तो पहला बात कि ये रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which converts AC into pulsating DC। AC मीन्स ऐसा सिग्नल जिसका डायरेक्शन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो। जैसे ये जो है वो AC हो गया। AC क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन जो है वो प्लस की ओर है, और यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन जो है वो इधर है। तो हाफ तक तो ये प्लस में है, और अदर हाफ में ये इसका उल्टा है। तो इसको हम कहते हैं एसी। डीसी क्या है? जिसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड हो। जैसे ये डीसी हो गया, इसका वैल्यू जो है वो हमेशा ही प्लस में है। सो दिस इज डीसी। अब ये डीसी जो है वो कैसा है? पल्सेटिंग है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। पल्सेटिंग मीन्स वो पल्स फॉर्म में है। इट्स वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम देन 0, बट इट्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। सो इट इज ए डीसी बस, बट कैसा? पल्सेटिंग है। तो पल्सेटिंग डीसी के केस में एक डीसी वैल्यू होती है प्लस रिपल्स होता है। देखो इसका कुछ एवरेज वैल्यू होगा। इस एवरेज वैल्यू को हम अगर इतना अगर मान लें तो इस वैल्यू के अबाउट ये फ्लक्चुएट हो रहा है। इसी फ्लक्चुएशन को हम कह रहे हैं रिपल्स। तो पल्सेटिंग डीसी के केस में रिपल्स होता है, और वो रिपल्स कितना है उसी को ये नापता है, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है आई एसी बाई आई डीसी, या वी एसी बाई वी डीसी। मीन्स इस वेव में कितना एसी कंपोनेंट है बाई इसका एवरेज वैल्यू क्या है, या इस वेव फॉर्म में या तो आई लो या तो बी लो। अगर ये आई है तो आई ए सी बाई आई डीसी होता है, और ये वी ए सी बाई वी डीसी होता है। तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव
रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्यों? इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, इसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही हो है। तो ये एक रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर कैसा है? हाफ वेव है। हाफ वेव क्यों? क्योंकि देखो ये सोर्स हो गया, सोर्स जो है वो यहां से यहां तक एक साइकिल में है। तो ये जो सर्किट है बस हाफ साइकिल तक ही कंडक्ट कर रहा है। मतलब इस सर्किट में जो करंट पास होगी वो बस यहां से यहां तक ही होगी, और यहां से यहां तक इस सर्किट में कोई करंट नहीं है। करंट अगर नहीं लगे तो यहां पर देखो आउटपुट भी जो है वो जीरो आ रहा है इसमें। सो इट इज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये कैसे काम है करता? 0 से टाइम t/2 तक सोर्स जो है वो प्लस में है, तो प्लस है तो यहां हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस। तो डायोड के पी साइड पे आ रहा है प्लस और एन पे आ रहा है माइनस। तो ये डायोड जो है वो ऑन हो गया, ऑन मतलब ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो यहां जो सोर्स है वो यहां पे आएगा, और इसीलिए टाइम 0 से t/2 तक जो ये सोर्स है वही यहां पे आउटपुट आएगा। तो ये सेम जो है वो सेम होगा। t/2 से t तक सोर्स का डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो गया, तो मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस मतलब डायोड ऑफ हो गया। ऑफ अगर हो गया तो इट विल नॉट कंडक्ट, तो इस सर्किट से अब कोई करंट पास होगा नहीं। तो यहां आउटपुट है अब 0 आ गया, देखो यहां पर 0 आ रहा है। तो इट इज ए रेक्टिफायर, इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। अब इस हाफ वेव में दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक आता है रिपल फैक्टर निकालने के लिए, और एक है आता निकालने रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इस सर्किट की एफिशिएंसी क्या है, और इसका वैल्यू आता है 40.6%। तो ये रिपल फैक्टर में क्या हुआ कि इस डीसी में ये जो आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी जो आ रहा है, इसका अगर डीसी अगर वैल्यू अगर लें कुछ अगर होगा तो इस डीसी वैल्यू के अबाउट ये फ्लक्चुएट हो रहा है ऐसे। तो ये फ्लक्चुएशन का जो मेजरमेंट है उसको हम ये कहते हैं रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद अभी कर लो, आई एसी बाई आई डीसी, या और वी डीसी बाई वी एसी। मतलब इस आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट है भाई, इस आउटपुट में कितना डीसी कंपोनेंट है। इन दोनों को हम अगर डिवाइड अगर करेंगे तो वो आएगा रिपल फैक्टर। तो इसको जो सॉल्व आप अगर करोगे इस वेव फॉर्म के लिए तो वो आता है रूट आई आरएमएस बाई आई डीसी का होल स्क्वायर -1, जहां पर आई आरएमएस जो है वो आउटपुट करंट आ रही है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। आई आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर मतलब पहले करंट को स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसको रूट करो, तो रूट मीन स्क्वायर करंट, ये ऐसे होता है। फर्स्ट स्क्वायर देन मीन देन रूट। तो इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो हाफ वेव के लिए आई आरएमएस जो है वो होता है IM/2, और आई डीसी होता है IM/पाई। तो IM/2 को इसमें अगर रखो और आई डीसी को अगर इसमें अगर रखो तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 1.21। तो एग्जाम में रिपल फैक्टर लिखना आई एसी बाई आई डीसी, फिर इस फॉर्मूले को लिखना आई आरएमएस बाई आई डीसी का होल स्क्वायर -1, फिर लिखना कि आई आरएमएस इज IM/2। IM मीन्स मैक्सिमम करंट इज IM। एसी कैसे होता है? IM साइन ओमेगा टी। तो ये IM जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो IM/2 और आई डीसी को लिखना IM/पाई। फिर ये वैल्यू को अगर पुट करोगे ऐसे IM/2 बाई IM/पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 का होल स्क्वायर -1, इसको लिखना फिर 1.21, तब ये सही होगा। तो ये सबको याद कर एक बार लेना। रेक्टिव
रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी लिखना आउटपुट डीसी पावर पी डीसी बाई एसी इनपुट पावर जो सोर्स से आ रहा है पी एसी इंटू 100%, और पी डीसी बाई पी एसी की वैल्यू होती है आई डीसी का होल स्क्वायर बाई आई आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू 100, और आई डीसी का वैल्यू है कितना है आई एम बाई पाई, और आई आरएमएस का है आई एम बाई 2। इसको अगर पुट करोगे तो ये आएगा 40.6%। तो एग्जाम में ये फॉर्मूला और एक ये वाला जो है वो याद होना चाहिए। ध्यान दो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, और ये फुल वेव रेक्टिफायर में एसी इनपुट हमने यहां से दिया, और ये एसी इनपुट ये एक ट्रांसफॉर्मर है, मतलब जो यहां हमने एसी दिया वो कुछ घट के यहां पे आ रहा है। तो मान लो कि ये ऐसे था तो ये कुछ कम होके यहां पे आ रहा है ऐसे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये होगा प्लस, ये होगा माइनस होगा, तो प्लस यहां पे आएगा, प्लस यहां पे आएगा, माइनस यहां पे आएगा, माइनस यहां पे आएगा। तो देख रहे हो कि पी साइड प्लस है और यहां पर एन साइड प्लस है। सिमिलरली इसमें एन साइड माइनस है और यहां पर पी साइड है माइनस, तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा। देखो यहां पर फर्स्ट हाफ में D1 D3 ऑन है और D2 D4 ऑफ है, तो ये ऑफ हो गया तो ये ब्रांच खुल गया, तो करंट कैसे होगा पास, ऐसे होगा पास, देखो ऐसे होगा पास, ठीक है। मतलब यहां जो लोड है उसे करंट का डायरेक्शन ऐसे है। सेकेंड हाफ में ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो यहां पर आएगा प्लस, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा माइनस। तो यहां जब माइनस आ रहा है मतलब ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑफ। तो सेकेंड हाफ साइकिल में ये और ये ऑफ होगा और ये ऑन होगा। और अब करंट कैसे पास होगा, देखो ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। तो देख रहे हो कि लोड से करंट का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, इनपुट साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर लोड में करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। इसलिए ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इट कंडक्ट्स इन बोथ द साइकिल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू लोड इज नॉट चेंज, सो इट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में दो चीज आती है, एक है रिपल फैक्टर और एक है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रिपल फैक्टर जो है वो होता है आई एसी बाई आई डीसी, और इसको हम फिर लिखते हैं रूट आई आरएमएस बाई आई डीसी का होल स्क्वायर -1। और फुल वेव के केस में याद रखना कि आई आरएमएस जो है वो आई एम बाई रूट 2 होता है और आई डीसी जो है वो 2 आई एम बाई पाई होता है। तो यहां से ये दोनों वैल्यूज को हम अगर इसमें अगर पुट करें तो ये आएगा 4.482। सो दिस इज द रिपल फैक्टर इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट क्वेश्चन जो यूनिट 1 से आता है वो है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, और उसकी वैल्यू जो हमने हाफ वेव के केस में पढ़ा था, डीसी आउटपुट पावर बाई एसी इनपुट पावर इंटू 100 होता है, और पी डीसी बाई पी एसी को हमने लिखा था वी डीसी का होल स्क्वायर या आई डीसी का होल स्क्वायर बाई वी आरएमएस का होल स्क्वायर, और वी डीसी की वैल्यू है वीएम 2 वीएम बाई पाई और वी आरएमएस की है वीएम बाई रूट 2। इसको हम अगर यहां पुट करें तो ये आएगा 81.2%। सो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2%।